हेलो बच्चों, एसएम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज तारीख 24/4/2020 फ्राइडे। आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ओके, आज पढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये तो डिफिनीशन हो गया। कह रहा है कि मतलब यह कोई वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रख दिया जाएगा। यह कोई वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा और इसमें कोई आवेश रख दिया जाएगा, कोई दूसरा आवेश होगा। जब इसको हम इसके एरिए में लाएंगे, इसके अंदर लाएंगे, तो लाने के बाद यह जो आवेश होगा एक बल का अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल। वैद्युत क्षेत्र होगा और इसमें कोई आवेश होगा, इसमें कोई दूसरा आवेश लाकर रखेंगे तो यह आवेश जो है कि प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करेगा। उसे क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। इसका मात्रक जो होता है वह न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है या वोल्ट मीटर भी होता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर भी होता है। वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र बल भी कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र बल भी कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र में रखे कोई आवेश पर कोई दूसरा आवेश लाकर रखें या उसके नज़दीक लाएं, तो लाने के बाद यह आवेश एक बल का अनुभव करेगा। वह बल होगा प्रतिकर्षण या आकर्षण बल। अतः इस प्रक्रिया को वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र बल भी कहते हैं। यह क्लियर हुआ। अब आता है वैद्युत बल लिखाएं। कि वैद्युत बल लिखाएं क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है, तो उसे वैद्युत बल लिखाएं कहते हैं। मतलब क्या हुआ भाई? करा है कि यह कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस पर कोई जो है कि काल्पनिक रेखा खींची जाएगी। तो जो काल्पनिक रेखा खींची जाएगी उसकी दिशाएं एक ही दिशा में होगी। मतलब चारों रेखाओं की जो दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगा, वह एक दिशा में होगा। यह क्या हो गया? तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसमें इमेजिनरी रेज खींची जा रही है, काल्पनिक रेज खींची जा रही है, जो ऐसे हल्का हल्का दिखाया गया है। तो इन चारों किरणों रेखाओं का जो आपका डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगा, वह एक ही दिशा में होंगी। तो इन रेखाओं को वैद्युत बल रेखा भी कहते हैं। ओके, अब देखिए, तो वैद्युत बल रेखाएं हो गई। अब इनके गुण क्या हैं? कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण होते हैं या हम विशेषता भी कहते हैं। कि वैद्युत बल रेखाओं में निम्न गुण पाए जाते हैं। क्या है पहला भाई? तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। मतलब यह कोई धन आवेश होगा,
यह कोई ऋण आवेश होगा, वैद्युत बल रेखाएं धन से चलकर ऋण पर समाप्त हो जाती हैं। धन से चलकर ऋण पर समाप्ति यह हो जाती है। समझ में आया आपको? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह धन से चलेंगी और किस पर समाप्त होंगी? तो ऋण पर समाप्त हो जाएंगी। अगला क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल चीज़ है कि आप पूछ सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र क्यों होती हैं? तो इसलिए होती हैं क्योंकि ये रेखाएं धन से तो ऋण पे चली जाती हैं, धन से ऋण पर समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ऋण से धन पर नहीं जाती हैं। इसका लॉजिक क्या है बताएंगे। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं क्योंकि यह धन से ऋण पर जाके समाप्त हो जाती हैं, अर्थात धन से माइनस पे जाती हैं, लेकिन माइनस से प्लस की ओर नहीं जाती हैं, मतलब ऋण से प्लस की ओर यह नहीं जाती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई भी यह जो कि वैद्युत क्षेत्र होगा, तो यह जो रेखा इधर जाएगी, सारी रेखाएं इधर जाएंगी, लेकिन कभी भी यह कोई रेखा यहाँ से नहीं काटेगी। इसलिए नहीं काटेगी क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, मतलब बिंदु हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग हो जाएगी, दिशा अलग अलग हो जाएगा। एक दिशा इधर हो जाएगी रेखाओं की और दूसरी रेखाओं की दिशा इधर हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। एक बार और समझेंगे। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। फंडा ये कह रहा है कि कोई यह वैद्युत क्षेत्र होगा, यह कोई वैद्युत क्षेत्र होगा और इस पे कोई रेखाओं को हम गुजारेंगे, तो गुजारने के बाद ये तो समझ में आ रहा है कि इन दोनों रेखाओं की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वह एक समान है, एक ही दिशा में है। लेकिन ये जो रेखा हम यहाँ पर लेकर जाएंगे, यहाँ जो कट जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र का कटान बिंदु अलग अलग होगा, और जब अलग अलग होगा तो रेखाओं का दिशा दो हो जाएगा। कुछ रेखाओं की दिशा इधर होगी और कुछ रेखाओं की दिशा इधर होगी, जो पॉसिबल नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। यही कारण है कि विपरीत आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पूछ सकते हैं कि क्या कारण है कि विपरीत आवेश का मतलब ये हुआ कि एक प्लस होगा तो एक आपका माइनस होगा। कराए कि पूछ सकते हैं आप कि विपरीत आवेशों को एक आपस में हम लाते हैं तो वह क्यों दूसरे को आकर्षित कर ले? तो आपका जवाब होगा कि वैद्युत बल रेखाएं किसी खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। मतलब देखिएगा कि कभी भी जो है कि लचकदार डोरी होगा और उसको आप ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो वह उसमें सिकुड़न का गुण हो जाएगा। उसी तरह करा है कि वैद्युत बल रेखाएं किसी खींची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। अतः यही कारण है कि विपरीत आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब प्लस जो है कि ये माइनस हो जाएगा, तो इसी को हम विपरीत आवेश कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। वैद्युत बल रेखाओं के अलग अलग प्रतिरूप। अब इसके अलग अलग प्रतिरूप क्या है? तो पहला हेडिंग इसमें दो बराबर एवं विजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, ये हेडिंग बनेगा। तो विजातीय का मतलब ये होगा कि विपरीत आवेशों के बीच क्या होगा हम देखेंगे। इस निकाय के कारण वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर गौर करेंगे आप, ये विजातीय विपरीत बोला है ना, विपरीत आवेश, तो एक यहाँ माइनस है और एक आपका ये प्लस है, मतलब एक धन आवेश तो एक ऋण आवेश। करा है कि यह जो है कि धन से चलकर ऋण पर समाप्त हो जाएगा, धन से चलकर ऋण पर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ धन बना तो इधर जा रहा है, यदि यही धन यहाँ बन जाता, ऋण यहाँ बन जाता, तो दिशा ऐसे हो जाता।
तो या तो इसको बनाइए या तो इसको बनाइए, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। मतलब धन से यह ऋण पर समाप्त होगा तो इधर से होगा, धन से ऋण पर समाप्त होगा तो इधर से होगा। ओके, आगे ही आपका हेडिंग, दो बराबर एवं सजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण। कहा गया है ये है कि सजातीय का मतलब हो गया आपका समान बराबर, यानी कि बराबर आवेश होगा, प्लस प्लस, ठीक है। इस निकाय के कारण वैद्युत बल रेखाएं चित्र में प्रदर्शित की गई है। यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। दोनों आवेशों के बीच बिंदु पर आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र परिमाण में बराबर एवं दिशाओं में विपरीत होते हैं। अतः इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह शून्य होगा। कैसे होगा अभी बताएंगे। अतः जब शून्य हो जाएगा तो इसे उदासीन कहेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस प्लस धन आवेश हो गया, तो कह रहा है कि जब यह दोनों समान आवेश के हैं, समान आवेश हैं, तो इनमें जो है कि प्रतिकर्षण होगा। मतलब यह दोनों आपस में एक दूसरे से दूर हटेंगे, और जब वही प्लस माइनस होता तो इनमें जो है कि आकर्षण बल होता। समझ रहे हैं आप? मतलब कि जब वह प्लस प्लस है तो इनमें दूर हटने की प्रवृत्ति होगी, प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और जब वही प्लस और माइनस होते तो वहाँ पे आकर्षण बल काम करता। तो देख रहे हैं आप कि इन दिशाओं का जो इन रेखाओं का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वह एक सबसे हटके है। यहाँ देखो, यहाँ जो रेखाएं जा रही हैं ये आपस में मिल नहीं रही हैं, बल्कि इन दोनों रेखाओं के बीच में गैपिंग है, और ये रेखा इधर चली जाएगी और ये रेखा इधर चली जाएगी। यहाँ देखिए ये रेखा यहाँ पर आई है और ये देखिए यहाँ पे, ऐसे दोनों कट के चली जाएंगी। और ये रेखा का डायरेक्शन इधर है, इस रेखा का डायरेक्शन इधर है, इस रेखा का डायरेक्शन इधर है। लेकिन यह जो बिंदु होगा, एक बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। ये जो बिंदु होगा, यह बिंदु जो होगा, यह आपस में आवेशों को एक पास आने नहीं देगा। अतः यह जो बिंदु होगा उस बिंदु का नाम n होगा, और यहाँ पर जो परिमाण होगा उसका वह शून्य हो जाएगा, और जब शून्य हो जाएगा तो उसीलिए यह उदासीन हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ना, आपको हम बताया था कि उदासीन कोई भी चीज़ कब हो जाती है आपको मालूम है, तो उदासीन के बारे में बताने की ज़रूरत उतनी नहीं है। अगला हेडिंग, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यह हेडिंग है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में पढ़ते हैं, गौर करेंगे आप। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सीधी समान दूरी पर स्थित समांतर रेखाएं होती हैं। मतलब यह वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें हम कोई रेखा खींचेंगे तो एकदम समानांतर होगी, एकदम समान रूप से यह सीधी निकल जाएंगी, सीधी रेखाएं यह चली जाएंगी, कभी आपस में यह सटेंगी नहीं, ना तो इनको अट्रैक्शन इसमें होगा। ठीक है, कराए कि यह वैद्युत क्षेत्र होगा, और इस वैद्युत क्षेत्र में जो हम रेखाएं खींचेंगे वह समानांतर हो जाएंगी, या आपस में इनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि यह सीधी निकलती हुई चली जाएंगी। अतः इस प्रक्रिया को एक समान वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2021 संभावना है आने का कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। गौर करेंगे आप बाबू। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित कहते हैं। कराए कि कोई यह वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें कोई परीक्षण आवेश होगा, तो इस पे जो लगने वाला बल होगा यह वैद्युत क्षेत्र होगा। इस पे कोई परीक्षण आवेश होगा और इस पे जो लगने वाला बल होगा उसे हम जो है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। माना कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 हो और उस पर कार्यरत वैद्युत बल F वेक्टर हो, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपान Q0। इसे अपने भाषा में कैसे सीखेंगे?
तो किसी कोई परीक्षण आवेश पर, इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। किसी परीक्षण आवेश पर, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, या परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है। इसकी बीमा MLT -3 E⁻⁻1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग पूछ सकते हैं। 3 चीज़ है यहाँ पर। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है और इसका जो बीमा होता है MLT -3 E⁻⁻1। इसका एक और मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब एम्पियर। किलोग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब एम्पियर भी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे आप। अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करती है। इसके बारे में बताया जाएगा। पालन करती है। यदि किसी बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 वेक्टर कामा E2 वेक्टर कामा E3 वेक्टर बहुत हो सकता है। डॉट डॉट यहाँ पे दे दिया गया है, इसका मतलब बहुत हो सकता है हो, तब उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। मतलब कह दिया गया कि 4 बल है। F1 बराबर 8, F2 बराबर 6, F3 बराबर 5 और F4 बराबर 6। तो कुल परिणामी बल क्या होगा? 4 इंसान है। पहला वाला इंसान 8 न्यूटन का बल लगाता है, दूसरा वाला इंसान 6 न्यूटन का बल लगाता है, तीसरा वाला इंसान 5 न्यूटन का बल लगाता है, चौथा वाला इंसान 6 न्यूटन का बल लगाता है। तो कुल परिणामी बल क्या होगा? तो इसका मतलब यही ना होता है कि F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस और F4 वेक्टर। मतलब ये कह दिया गया कि चारों इंसान अलग अलग जो है कि 8 न्यूटन का, 6 न्यूटन का, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो चारों इंसान का टोटल बल क्या होगा? तो 8 6 14, 14 और 5 19, 19 6 25 न्यूटन हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब भी पूछेगा कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेकेंड और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थर्ड। तो इन जैसे इसका मान वैल्यू 8 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 6 हो गया, तो हम इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान हमें पता चल जाएगा। थैंक यू। और इस फर्स्ट अध्याय में 4 से 5 और डेरिवेशन है फार्मूले का, उसका भी 1-2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो 2 वीडियो के बाद जो है कि यह फर्स्ट लेसन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से 1 दिन का आपका रिवाइज देंगे और ऑनलाइन आपका टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट लेने के बाद आपको नंबर भी उसी वक्त बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।